जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जियो ज़िंदगी 7 चैनल में। तो ये वीडियो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, पुलिस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम 1919 अधिनियम से लेकर के 1947 तक के अधिनियम की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं 1919 का अधिनियम। अब 1919 का अधिनियम पॉलिटी के हिसाब से तो इसमें 3-4 पॉइंट हैं, लेकिन हम थोड़ा इसका इतिहास भी समझते हैं, क्योंकि इतिहास हम इसलिए समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम संविधान का संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इतिहास के हिसाब से पढ़ोगे तो आप लिंकअप कर पाओगे और समझने में आसानी होगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि 1919 के अधिनियम बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी अंग्रेज़ों के लिए। तो आपने सुना होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड से पूरा देश क्षुब्ध हो गया था और लोगों में गुस्सा थी कि हाँ, अब हमें उत्तरदायी सरकार चाहिए, अब हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसको हम चुनें और हम पर वो शासित करे। तो अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब इन्हें शांत करने के लिए एक ऐसा अधिनियम बना देना चाहिए जिससे इनकी जो भड़काऊ जो अभिव्यक्ति है वो शांत हो जाए। तो ये उसी का प्रतिफल था 1919 का अधिनियम। अब इसी दौर में आपने एक घटना और सुनी होगी, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का मुद्दा अलग था, लेकिन और गांधी जी ने इसी बीच असहयोग आंदोलन भी छेड़ दिया था। तो इन दोनों आंदोलनों को लेकर के जो उथल पुथल देश में चल रही थी, उसी को चलते हुए इस अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से शब्द महत्वपूर्ण हैं, तो उनकी हम चर्चा करते हैं। तो पहला ही था इसमें, पहली बात इसमें ये जोड़ी गई थी कि अब प्रांतों में द्वैध शासन, अर्थात जो वर्तमान में आप देखते हो विषय, एक तो संघ सूची के विषय होते हैं, एक राज्य सूची के विषय होते हैं, मतलब इन्हीं का ही थोड़ा मिला जुला रूप था। द्वैध शासन में 2 विषय जोड़े गए थे, एक का नाम दिया गया हस्तांतरित विषय और एक का नाम दिया गया था आरक्षित विषय। तो हस्तांतरित विषय में वो विषय आते थे जो वर्तमान में हम राज्य सूची में देखते हैं, और आरक्षित विषय में महत्वपूर्ण विषय थे जो हम संघ सूची में देखते हैं। तो यही था हमारा द्वैध शासन। ठीक है, अगली थी प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था से आशय ये है कि अब भारत के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग अर्थात शिक्षित वर्ग और जो व्यापारी जो कर का भुगतान करते हैं वो लोग, और जब वो बड़े बड़े जमींदार लोग, ये 3-4 वर्ग थे जो अब प्रत्यक्ष निर्वाचन कर सकते थे। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं जो वर्तमान में इस समय जो प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था है, ये व्यवस्था इससे बिल्कुल अलग थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है, लोगों को अब यह महसूस होने लगा था, जैसे कि आप सपोज करो एक गांव में यदि जमींदार ने कोई मत दिया है किसी के लिए, तो पूरे गांव में लोगों को आभास होने लगा था कि चलो कोई तो है हमारे बीच से जिसको ब्रिटिशों ने अधिकार दे दिया कि अब वो भी व्यक्ति मत दे सकता है। तो यही सब चीज़ थी इसमें। ठीक है, तो यहीं से हम एक शब्द की और उत्पत्ति होती है, उत्तरदायी सरकार, अर्थात जो वर्तमान में सरकार है वो उत्तरदायी सरकार होती है। यानी कि यदि सरकार कुछ भी गलत कानून बनाती है तो उसकी वो उत्तरदायी खुद होती है सरकार। तो ऐसी ही यहाँ से उत्तरदायी सरकार की अवधारणा का प्रारंभ होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था से। ठीक है, अगला पॉइंट था इसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई। यानी कि जो हम पार्लियामेंटो सुधार 1909 में पढ़ चुके हैं, ये उसी का विस्तार स्वरूप था। ठीक है, उद्देश्य वही था, देश को कभी एकजुट ना होने देना, अर्थात जो पूरे भारत को क्या है हमें खंडित रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें महत्वपूर्ण, यूपीएससी हेतु इसमें प्रावधान किया गया। जो आप देखते हो इसी की तर्ज पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात निकल के आई थी, क्योंकि जब बजट बनाने का अधिकार
केवल केवल एक उच्च संस्था, मतलब यानी कि हम केंद्र को मान सकते हैं, उसी को अधिकार था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें अब एक बदलाव ये हुआ कि अब राज्यों का बजट केंद्र से अलग कर दिया गया, यानी कि राज्य सरकारें अपना बजट अलग बना सकती हैं और केंद्र का बजट तो अलग बनता ही है। तो जो अब इसको वर्तमान से हम जोड़ते हैं, वर्तमान में अनुच्छेद 202 से 207 तक विधानमंडलों को बजट बनाने का प्रावधान भारतीय संविधान में परिलक्षित है। ठीक है। अब इसमें एक और अंतिम पॉइंट ये आता है कि अब एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था जो 10 वर्ष के बाद रिपोर्ट देगा, यानी कि 1919 का अधिनियम अभी तक सफल हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। लेकिन आपने एक घटना सुनी होगी 1927 में जब साइमन कमीशन आया। यह साइमन कमीशन क्या था, एक वैधानिक आयोग था जो 1919 के एक्ट में ही प्रावधान था इसका, यानी कि 1919 से 1929 को आना था जो समीक्षा करने के लिए कि जो 1919 का अधिनियम बना है वह कितना अभी तक सफल हुआ है। लेकिन हुआ ये कि 2 वर्ष पहले ही, यानी कि 1927 में साइमन कमीशन भारत भेज दिया गया, यह सर्वेक्षण करने के लिए कि जो संवैधानिक गतिरोध हैं और जो संवैधानिक प्रश्न जो उभरते हैं वह अभी तक हल हुए या नहीं हुए। तो अब लोगों में तब तक शिक्षा का विकास हो चुका था, लोगों में लोग पढ़ लिख चुके थे। तो ये देखते हुए जब वो साइमन कमीशन आया तो जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसने इसका विरोध किया बड़े स्तर पर। हालांकि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हर वर्ग ने इसका विरोध किया था। विरोध करने का मूल कारण ये था क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। बड़ी सोचने वाली बात है, मतलब सरकार भारत में बननी है, राज्यों में सरकार बननी है, लेकिन इसका निर्णय, भारत का निर्णय ब्रिटेन कैसे कर सकता है कि अभी उत्तरदायी सरकार के लिए अभी हम परिपक्व हुए या नहीं हुए। ये तो हमसे पूछना चाहिए था क्षेत्रीय स्तर पर आकर कि, लेकिन उन्होंने खुद से ही 7 सदस्य अंग्रेज बनाकर भेज दिए। तो 1919 का अधिनियम यहीं समाप्त होता है। अब आगे हम देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 के अधिनियम में 4-5 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केंद्र में जो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रारंभ केंद्र में कर दिया गया, यानी कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब प्रांतों में द्वैध शासन था तो समाप्त क्यों किया गया। तो समाप्त करने का मूल कारण ये था क्योंकि जो आरक्षित विषय थे और जो हस्तांतरित विषय थे तो उनमें क्या था, उनमें गतिरोध था क्योंकि चुने हुए लोगों को अधिकार कम था और गवर्नर जनरल को अधिकार ज़्यादा था। तो उन दोनों विषयों को लेकर के प्रांतों में हमेशा गतिरोध की स्थिति रहती थी। तो इसी स्थिति का निराकरण करने के लिए उस अधिनियम में जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई। ठीक है। तो अब इसमें अगला पॉइंट हम देखते हैं अखिल भारतीय संघ, यानी कि आप अनुच्छेद 1 पढ़ते होंगे तो उसमें पहले लिखा आता है कि भारत राज्यों का संघ है। यह अखिल भारतीय संघ का ही वर्तमान स्वरूप है। तो अगला पॉइंट है अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। तो इसमें अब 2-3 चीज़ें हमको याद रखने वाली हैं क्योंकि पहले क्या था कि भारत कभी भी, जो 1947 से पहले भारत को हम देखते हैं जो खंडित रूप में था, एक शक्तिशाली संघ नहीं था। तो इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है। लेकिन अखिल भारतीय संघ तो है, लेकिन हमको दुख इस बात का था क्योंकि भारत में क्या था, 552 देसी रियासतें थीं। तो उन देसी रियासतों ने आज़ादी तक भारत को कभी भी संघ नहीं माना। उन्होंने केंद्र को कभी संघ स्वीकारा ही नहीं। तो इसमें अखिल भारतीय संघ का मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि जो केंद्र हमारा संघ होगा और देसी रियासतों को और प्रांतों को संघ की इकाई माना जाएगा। ठीक है। अब वो देसी रियासतों ने खुद के लिए संघ के रूप में इकाई नहीं माना तो ये समस्या थी। तो अब जब देखते हैं आज़ादी के बाद
जब जब आप पढ़ेंगे स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे जब 552 देशी रियासतें थीं, उसमें से 3 देशी रियासतें थीं जिनका विलय भारत में नहीं हुआ था। बड़ी कठिनाइयाँ हुई इनको विलय करने में। नंबर 1 हैदराबाद, नंबर 2 जम्मू कश्मीर, नंबर 3 जूनागढ़। तो हैदराबाद का जो विलय हुआ था भारत में वो पुलिस द्वारा हुआ था। जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था वो एक विलय पत्र द्वारा हुआ था। और जो जूनागढ़ का विलय हुआ था वो जनमत के आधार पर हुआ था। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। ठीक है, अगला है पीएससी की स्थापना, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 के अधिनियम से ही हुई है। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का अगर क्वेश्चन आता है तो हमको 1935 का अधिनियम ही टिक करना है। लेकिन इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है, आरबीआई की स्थापना, जो आरबीआई की जो स्थापना हुई है वो इसी 1935 के अधिनियम से हुई है। ठीक है, फिर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। जो हमारा संघीय न्यायालय था यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है वो 1937 में इसी अधिनियम के माध्यम से होती है। ठीक है, फिर इसी वर्ष 1937 में बर्मा यानी कि म्यांमार भारत से अलग हुआ था। अब यहाँ आपको थोड़ा बता दूँ मैं, जो म्यांमार, जो वर्तमान में जो म्यांमार है हमारे अरुणाचल प्रदेश के बाद, जो हमारा पूर्वोत्तर के बाद जो म्यांमार आता है हमारे पूर्वी बिंदु पर, वह पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1937 में बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर हम एक चीज़ का और आपको बताते हैं। आप पढ़ते होंगे राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। ठीक है, तो इसका भी जो उदय हुआ था वो इसी अधिनियम के माध्यम से हुआ था। यानी कि राज्य के विषयों पर, जो राज्य सूची के विषय थे उन पर अधिकार राज्य का होगा, संघ सूची के विषयों पर अधिकार केंद्र का होगा, समवर्ती सूची पर अधिकार दोनों का होगा, राज्य का और केंद्र का। लेकिन यदि गतिरोध की स्थिति होती है तो केंद्र का प्रभाव ज़्यादा होगा। लेकिन एक बात थी, अवशिष्ट सूचियाँ यानी कि जो राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची में जो विषय बच गए थे उनको अवशिष्ट सूचियों में डाल दिया गया था। यानी कि इन पर जो अधिकार था वो गवर्नर को दिया गया। इन पर जो अधिकार था वो गवर्नर को दिया गया। क्वेश्चन आता है कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से अवशिष्ट सूची का पर अधिकार किसका था, तो गवर्नर को लगाएंगे हम। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियों पर वर्तमान में जो अधिकार है वो 248 अनुच्छेद के तहत संसद को है। ठीक है, तो इसमें हमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अब यहाँ पर 1935 के अधिनियम को हम एक प्रकार से और इसका अगर हम विश्लेषण करें तो एक चीज़ सामने आती है नज़र कि 1935 का अधिनियम का प्रभाव भारत के मूल संविधान पर अधिकांश रूप से पड़ा था, क्योंकि इस समय तक भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हो चुकी थी, आरबीआई की भी स्थापना हो चुकी थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सूचियों का भी विभाजन हो चुका था। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमने एज ए डैश अपने मूल संविधान में ले लिया है। तो हम ये मान सकते हैं कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव यदि किसी अधिनियम का पड़ा है तो ये भारत सरकार का अधिनियम 1935 ही अधिनियम था। ठीक है, अब हम ये दोनों अधिनियमों को जब हम देखते हैं तो एक चीज़ आपने देखी, गौर किया होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन। यानी कि 1919 के अधिनियम में आपने देख लिया सिखों के लिए अलग बना दिया गया, और जो कर भुगतान करते हैं उनके लिए अलग सिस्टम कर दिया गया। पार्लियामेंटो सुधार 1909 में आपने अलग पढ़ा था कि मुस्लिम वर्ग के लिए केवल मुस्लिम ही वोट देगा। तो इसको हम एक तुलनात्मक तरीके से पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब सांप्रदायिक निर्वाचन की यदि हम तुलना करें तो 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, ये 3 अधिनियम महत्वपूर्ण हैं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को लेकर के। यदि क्वेश्चन कभी फ्यूचर में आता है, आया, वैसे अभी तक क्वेश्चन इस प्रकार से कोई नहीं आया है, कभी क्वेश्चन आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किस अधिनियम में नहीं है, तो ये 3 अधिनियम उसमें होंगे। 1909 का होगा, 1919 का होगा और 1935 का होगा। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। इन तीनों अधिनियमों में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान था।
ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। पहले 1909 के अधिनियम को लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दें। हालांकि हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, लेकिन चलो फिर भी इसको शुरुआत कर देते हैं। 1909 के अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम कहा जाता था। इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था केवल मुस्लिमों तक सीमित थी। इसके जनक जो थे मिंटो थे। ठीक है, इसमें कोई डाउट मत रखना। अगला 1919 का अधिनियम, इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था थी उसमें केवल 4 संप्रदाय थे। ठीक है, तो पहला संप्रदाय है सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीय। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपी और आंग्ल भारतीय, ये 4 संप्रदाय थे जिनको सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था के तहत अधिकार दिया गया था। अब अगला देखते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अब हम देखते हैं 1935 का अधिनियम। इसमें जो निर्वाचन जो व्यवस्था थी, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, वो किस प्रकार थी? ये थी 3 वर्गों के लिए, महिला, मजदूर और दलित। अब आप तुलना ये करो कि 1909, 1919 और 1935, इन आप थोड़ा डीपली इसको थोड़ा एनालिसिस करो अपने स्तर पर, तो आपको ये समझ में आएगा कि अंग्रेज़ों का जो आज हम जो 1947 में आपने देखा कि जो भारत का पाकिस्तान से विभाजन हुआ, इन सब के बीज 1909 से ही प्रारंभ हो गए थे। इसमें संवैधानिक इतिहास में हम देख रहे हैं, क्योंकि जो भारत विभाजन हुआ है ये कोई 1-2 दिन या 1-2 साल की घटना नहीं थी। ये 1909 से शुरू हुई, 1909 में प्रारंभ हुआ है, फिर 1919 में और इसका विस्तार किया है अंग्रेज़ों ने, फिर 1935 में इसका विस्तार और कर दिया है अंग्रेज़ों ने। तो इसी का प्रतिफल था भारत का पाकिस्तान अलग होना। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं भारत सरकार का 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं हम कि 1947 का अधिनियम क्यों लाया गया, क्या ऐसी परिस्थितियां थीं जो 1947 का अधिनियम लाया गया। तो क्या होता है, क्लीमेंट एटली ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बनते हैं, तो उन पर जो बड़े बड़े राष्ट्र थे जैसे कि रूस है, अमेरिका है, इनका दबाव पड़ने लगा था कि जो उपनिवेश, जो आपके उपनिवेश जो देश हैं, उनको आपको स्वतंत्रता देनी है और उनको आप स्वतंत्र करिए। तो क्लीमेंट एटली ने 1947 में घोषणा की थी कि 30 जून 1947 को भारत से ब्रिटिश का शासन समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसका मुस्लिम लीग द्वारा विरोध किया गया था। विरोध करने का कारण ये था क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थन में जो मुस्लिम लीग थी, उनका ये मत था यदि अंग्रेज़ों ने यदि भारत को आज़ादी दे दी और हमारा राष्ट्र अलग नहीं बना, तो हमारी संख्या इसमें अल्पसंख्यक है, हमको क्या होगा, हमको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राजनीतिक अधिकारों को लेकर के, सामाजिक स्थिति को लेकर के और अन्य जो परेशानियां जो आएंगी, इन सब का हमको सामना करना पड़ सकता है। तो मुस्लिम लीग द्वारा इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया गया और अंततः 3 जून 1947 को भारत से पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, तो विभाजन कर दिया गया और इसके कुछ समय बाद आपने देखा होगा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, उन प्रावधानों की हम जिक्र करते हैं। पहला प्रावधान था कि भारत से वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और पुनः गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। ठीक है, अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि भारत के जो अंतिम अंग्रेज़ गवर्नर जनरल वो माउंटबेटन ही माने जाएंगे और भारतीय गवर्नर जनरल कौन माने जाएंगे, अंतिम मान लो या पहले मान लो, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि भारत के अंतिम अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला पॉइंट है, अब भारत का जो सम्राट, पहले भारत का सम्राट शब्द आता था, अब वो उपाधि ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब सम्राट की उपाधि ख़त्म कर दी जाएगी। और अगला पॉइंट इसमें था, स्वतंत्र भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू बने। अंतिम पॉइंट था इसमें, रियासतों को स्वतंत्रता दी गई। अब आप
एक चीज़ यहाँ पर गौर करना, अंग्रेज़ों ने जाते जाते भी एक बीज फिर भी ऐसा बो दिया जो अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर के रूप में आप देखते आ रहे हो। ठीक है, रियासतों को स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया। उनके लिए ऑप्शन दिए गए थे कि जो देसी रियासतें थीं देश में, 552 जो देसी रियासतें थीं, उनके लिए अधिकार थे, या तो वो भारत में शामिल हो सकती हैं, या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, या फिर वो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा 3 देसी रियासतों ने उठाया, और जो अधिकांश जो देसी रियासतें थीं वो आसानी से भारतीय संघ में शामिल हो गई। पहली देसी रियासत थी जूनागढ़। तो जूनागढ़ में क्या था, वहाँ पर भी एक जो शासक था, ये शासक चाह रहा था कि मैं पाकिस्तान में जाके मिल जाऊँ, लेकिन वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया और वहाँ पर भारत सरकार पहुँची, और भारत सरकार ने वहाँ पर पहुँचने के बाद जनमत संग्रह कराया और इसको भारत में मिला लिया। अगली थी हैदराबाद। हैदराबाद में क्या था, हैदराबाद में भी यही समस्या थी। आपने निज़ाम का नाम सुना होगा, तो इसमें भी इसी प्रकार की समस्या थी। तो वहाँ पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया और उसको भी भारत में मिला लिया गया। अंतिम बची जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह जी थे। तो हरि सिंह जी ने कहा कि हमको ना तो भारत में मिलना है ना पाकिस्तान में मिलना है, और आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि जो भारत की आज़ादी जिस अधिनियम से हुई है उस अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि हम अपने स्वतंत्र रह सकते हैं। तो हमको अपनी स्वतंत्रता को हम नहीं खोना चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो हरि सिंह ने, लेकिन ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के जो कबीले थे उन्होंने क्या आक्रमण कर दिया। तो हरि सिंह हिंदू थे, अधिकांश जनता थी वह मुस्लिम वर्ग था। तो हरि सिंह जी ने भारत से अनुरोध किया कि आप ऐसा करिए, भारत में ही इसको अस्थायी रूप से मिला लीजिए। तो विलय पत्र के माध्यम से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को अस्थायी रूप से संघ में मिला लिया। लेकिन समस्या यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जब हरि सिंह जी की मृत्यु के बाद आपने देखा होगा 1947 से लेकर के 1956 जब से भारत में अस्थायी रूप से जम्मू कश्मीर मिला, उसने अपना अलग संविधान बनाया और धारा 370 लागू हुई, जिसका अपना अलग संविधान था। लेकिन वर्तमान में अब समाप्त करके उनको जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। लेकिन अब हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, अब वो विश्लेषण करते हैं। हम विश्लेषण ये करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का। अब हम थोड़ा विश्लेषण करके देखते हैं। तो मुझे ये बताना है आपको, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था इसका विश्लेषण हम इस आधार पर करेंगे। हम ये देखेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ थीं जिसने भारत सरकार को ये इस अधिनियम की लाने की ज़रूरत पड़ी। तो पहला हम देखते हैं कि पहली बात तो इसमें थी कि इसके द्वारा भारत पाकिस्तान तथा भारतीय रियासतों में अंग्रेजी सत्ता समाप्त हो गई, और इन क्षेत्रों में गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। ठीक है, और इस परिणाम के कारण अधिनियम का यह पहले तो सुखद था, किंतु इस विभाजन से इस महाद्वीप के लिए इतनी बड़ी समस्या बन गया जिसके दुष्परिणाम आज भी दिखाई देते हैं। वास्तव में भारत का विभाजन का आधार धर्म नहीं था, क्योंकि अगर भारत में यदि विभाजन का आधार धर्म होता तो भारत में करोड़ों मुस्लिम वर्ग हैं। तो हम इस प्रकार से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भारत का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहीं से हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपको इस लेक्चर को अच्छे से सुनना है और